नमस्कार। आज कोरोना के सिनेरियो को अगर हम देखें तो लगभग लाखों लोग हैं जो कोरोना से रिकवर हो चुके हैं, कोरोना से ठीक हो चुके हैं। बट येट अभी भी 80 से 90% ऐसे लोग हैं जो कोरोना के असर से या उससे होने वाले दुष्परिणामों के कारण अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल को वापस अचीव नहीं कर पा रहे हैं या अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल में नहीं जा पा रहे हैं। इनको ठीक करने के लिए कुछ ज़रूरी बेसिक मोबिलिटी एक्सरसाइजेस आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इन समस्याओं को, उनके रोकथाम को और उनके निराकरण। कंडीशन को मैंने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, फिज़िकल एंड मेंटल। पहली कैटेगरी की बात करें तो फिज़िकल, जिसमें मैंने अगेन 2 कैटेगराइजेशन किए हैं। वो प्रॉब्लम्स जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के इन्वॉल्वमेंट के कारण होती हैं। दूसरी कैटेगरी है वो प्रॉब्लम्स जो मस्कुलर सिस्टम के इन्वॉल्वमेंट के या वीकनेस के कारण होती हैं। जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो आप सब जानते हैं जो कोविड है वो सबसे पहले लंग्स को इन्वॉल्व करता है, हमारे रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म को डिस्टर्ब करता है। ये होने से हमारी रेस्पिरेटरी मसल्स एक वीकनेस में चली जाती हैं क्योंकि उन्हें ओवरवर्क करना पड़ता है। सेकेंड, लंग के इन्फेक्शन होने से लंग फाइब्रोस हो जाता है। इस ब्रीथलेसनेस इम्पेयरमेंट या रेस्पिरेटरी इम्पेयरमेंट के लिए मैंने जो प्रीवियस 3 वीडियोस बनाए हैं उनमें बेसिक ब्रीदिंग टेक्निक्स बताई हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बताई हैं, जिन्हें इस्तेमाल करके आप अपने लंग स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं, लंग कैपेसिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, मसल स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। जो रेस्पिरेटरी मसल्स ओवरवर्क के कारण वीक हुई हैं उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। अब मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी होती है जिसे हम पोजीशनिंग कहते हैं। फिजियोथेरेपी में ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, लंग कंजेशन को रिजॉल्व करने के लिए कई तरीके की पोजीशनिंग का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें सबसे कारगर पोजीशन है प्रोन पोजीशन, या इसे हम बेली लाइन भी कहते हैं, या औंधे मुँह लेटना। प्रोन पोजीशन भी 2 तरीके की होती है। पहला एब्डोमेन बाउंडेड एंड सेकंड एब्डोमेन फ्री प्रोन पोजीशन। इस कंडीशन में क्या होता है, जब हम प्रोन लाइन करते हैं, उल्टा लेटते हैं, तो हमारे लंग्स को एक्सपैंड होने की या फैलने की ज़्यादा जगह मिलती है। जब हम सीधे लेटते हैं तो हम उस एक्सपेंशन की जगह को कम कर देते हैं। जब हम औंधे मुँह लेटते हैं, इसके साथ अगर हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज को भी प्रैक्टिस करें, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग को भी प्रैक्टिस करें, तो हम लंग कैपेसिटी के इम्प्रूव करने के साथ साथ अपनी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की प्रोसेस को भी इम्प्रूव करते हैं। फिजिकल कंडीशन में मेरा दूसरा कैटेगरी है मसल वीकनेस या डिकंडीशन, या इसे हम पोस्ट कोविड माइल्जिया भी कहते हैं। इसके अंदर मरीज़ शिकायत करता है कि उन्हें बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लगती है, हाथ पैरों में दर्द रहता है, स्पेशली पैरों में उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, बैक पेन होता रहता है, कमर में दर्द होता रहता है। कारण हो सकता है एक तो हैवी वायरल लोड और दूसरा बहुत लंबे समय तक आराम की कंडीशन में। हमारी जो बॉडी मसल्स होती हैं वो एक डिकंडीशन फेज़ में चली जाती हैं जब उन्हें ज़्यादा रेस्टिंग पीरियड मिल जाता है। अब फिजियोथेरेपी में इस कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए कई सारी जनरल मोबिलिटी एक्सरसाइजेस होती हैं जिन्हें प्रैक्टिस करके आप घर पे ही अपने मसल्स को डिकंडीशन फेज से बाहर ला सकते हैं, एक जनरल मोबिलिटी रेंज को अचीव कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं उन इम्पॉर्टेंट बेसिक मोबिलिटी एक्सरसाइज। जनरल मोबिलिटी एक्सरसाइजेस में पहली एक्सरसाइज है एंकल पंप। एंकल पंप करने से हमारे लेग्स का ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, साथ ही हमारी जो काफ मसल्स होती हैं उनमें स्ट्रेचिंग होती है जिससे मसल स्ट्रेच रिलीफ होती है और रिलैक्स होती हैं। सेकंड है नी जॉइंट। नी जॉइंट में पहली एक्सरसाइज है नी स्लाइडिंग। इसे करने से नी जॉइंट के मस्कुलेचर जो हमारे घुटने के आसपास की मसल्स हैं वो रिलैक्स्ड होती हैं, मोबाइल होती हैं और नी जॉइंट का सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है। नी जॉइंट के लिए ही दूसरा एग्जाम्पल है नी एक्सटेंशन एक्सरसाइज। इसे आप चेयर पे बैठ के कर सकते हैं। चेयर पे बैठ के अपने पैरों को सीधा करना है। बैक के लिए मैं सजेस्ट करूँगी 2 पोजीशन। एक तो आपका सीधे लेट के पेल्विक ब्रिजिंग कहते हैं इसे। इसमें आपको दोनों हाथों को सीधे रख के अपनी कमर को हवा में
5 से 10 गिनती तक के लिए ऊपर उठाना है, फिर नीचे लाना है। ये करने से आपकी स्पाइन की जो मस्कुलेचर है वो मोबाइल होता है और मसल्स में स्ट्रेच होता है और मसल रिलैक्स्ड होती है। बैक के लिए अगेन, बैक मस्कुलेचर के लिए अगेन एक और एक्सरसाइज है जिसे हम उल्टा औंधे मुंह लेट के करते हैं। इसमें हमें क्या करना है, उल्टा लेट के अपने दोनों हाथों को चेस्ट शोल्डर लेवल पे रखना है और अपने नेक को स्पाइन की तरफ ले जाना है। इसे हम योगा में मकरासन या स्नेक पोज भी कहते हैं। अगर हम इस एक्सरसाइज के साथ ब्रीदिंग पैटर्न को भी इनकॉर्पोरेट करें, साथ में करें, तो हम ब्रीदिंग को भी इम्प्रूव करते हैं और साथ ही अपनी स्पाइन मसल्स को भी रिलैक्स करते हैं और स्ट्रेच करते हैं। इसके साथ ही आपका बहुत इंपॉर्टेंट थोरेसिक एक्सपेंशन एक्सरसाइजेस। थोरेसिक एक्सपेंशन जो आपका थोरैक्स होता है वो रिब केज होता है, जब हम उसको एक्सपेंड करते हैं, फैलाने की कोशिश करते हैं, तो साथ ही हम अपने लंग्स को भी फैलने की जगह देते हैं। थोरेसिक एक्सपेंशन करने के लिए आपको स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए चेयर पर बैठना है। दोनों हाथों को ऊपर ले जाते समय आपको गहरी सांस अंदर लेनी है और दोनों हाथों को नीचे लाते समय आपको मुंह से सांस बाहर छोड़नी है। ये थी मेरी जनरल मोबिलिटी एक्सरसाइजेस। अब इसके बाद आप प्रोग्रेशन की तरफ भी जा सकते हैं। इन एक्सरसाइजेस को करते समय हो सकता है आपकी सांसें ज़्यादा फूलें या आपको चक्कर आए, क्योंकि आप पोस्ट कोविड कंडीशन में है, कोरोना के बाद की स्थिति है जहां आपकी बॉडी अभी भी एक हीलिंग प्रोसेस में है। ऐसे में हो सकता है एक्सर्शन के कारण आपकी सांस ज़्यादा फूले। तो हमें ध्यान रखना है जब हम इन मोबिलिटी एक्सरसाइजेस को प्रैक्टिस करें तो साथ ही हमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे ध्यान रखना है जिसे हम कहते हैं ब्रीथ पेसिंग। ब्रीथ पेसिंग होता है कंट्रोल ब्रीदिंग को अपनी सांस को नियमित करते हैं और हम अपने बॉडी के एक्सर्शन लेवल को भी इम्प्रूव करते हैं। इसे करने के लिए हमें जब भी हम कोई एक्सर्शनल या हैवी काम कर रहे हों, जैसे कि जब हम शरीर को ऊपर की तरफ उठा रहे हों किसी भी एक्सरसाइज में, तो हमें लंबी गहरी सांस नाक से अंदर लेनी है। और जब हम बैंड हों या झुकें या हाथों को अंदर लें, इस कंडीशन में हमें अपनी सांस बाहर छोड़नी है, स्लोली एंड डीप, लंबे समय तक बाहर छोड़नी है और धीमे धीमे बाहर छोड़नी है। ऐसा करने से आप अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हैं, सांस को, अपने सांस लेने की गति को नियंत्रित करते हैं, तो आप अपने बॉडी के एक्सर्शन को भी कम करते हैं। इन जनरल मोबिलिटी एक्सरसाइजेज में जब आप कंफर्टेबल हो जाएं तो आप इनकी प्रोग्रेसिव एक्सरसाइजेज भी कर सकते हैं। प्रोग्रेसिव एक्सरसाइजेज में बेसिकली होता है एम्बुलेशन एंड स्टेयर क्लाइंबिंग। एम्बुलेशन मतलब होता है वॉक करना या चलना। क्योंकि लंबे समय से आप रेस्टिंग फेज में थे तो आपका स्टेमिना बहुत कम हो जाता है। जब हम एम्बुलेशन वॉकिंग स्टार्ट करते हैं तो हमें धीरे धीरे अपने स्टेमिना में इम्प्रूवमेंट मिलता है। तो हम क्या करेंगे, कुछ एक रूम से दूसरे रूम के 1 से 2 राउंड्स लगाएंगे, वॉक करेंगे। अगेन जब आप वॉक करें तो हमें अपनी ब्रीथ पेसिंग रखनी है जिससे हम अपने बॉडी को ओवर एक्सर्ट ना करें। इसके साथ ही जब हम एम्बुलेशन में कंफर्टेबल हो जाते हैं तो हम स्टेयर क्लाइंबिंग करते हैं या सीढ़ी चढ़ना। सीढ़ी चढ़ने में भी हमें ध्यान रखना है कि हमें ब्रीथ पेसिंग करनी है। साथ ही एम्बुलेशन और ब्रीदिंग के समय हमें ध्यान रखना है कि हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा न थकने या फटीग होने के या सांस फूलने के जो लक्षण हैं वो एक सीमित लेवल पे ही हों। अगर ये ऊपर जा रहे हैं या आपको फील हो रहा है कि आप इस मूवमेंट को ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं तो आप वहाँ एक बार रुकें, कुछ रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस करें, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, अपने बॉडी को रिलैक्स करें, उसके बाद ही दोबारा से इन एक्सरसाइजेस को प्रैक्टिस करें। अगर ये एक्सरसाइजेस करते समय आप एक सांस में 1 से 10 गिनती तक काउंट करने में कैपेबल हैं, ले पा रहे हैं, तो आपकी एक्सरसाइज करने की गति और नंबर रिपीटेशन सही है। अगर आपको एक सांस में 1 से 10 गिनती गिनने में ज़रा भी समस्या हो रही है
तो आप अपनी एक्सरसाइजेस के रिपीटेशन को कम करें और उन्हें और आराम से या धीमी गति से करें। ये जनरल एक्सरसाइजेस थी जिन्हें इस्तेमाल करके आप अपने बॉडी के स्टेमिना को बढ़ा सकते हैं, एंड्योरेंस को बढ़ा सकते हैं और जो कोविड के कारण मसल्स डीकंडीशन हुई हैं, वीक हुई हैं, उनके एक नॉर्मल स्ट्रेंथ को अचीव करें। पोस्ट कोविड प्रॉब्लम्स में मेरा सेकेंड कैटेगराइजेशन था साइकोलॉजिकल इफेक्ट। साइकोलॉजिकल इफेक्ट मरीजों में मेंटल स्ट्रेस के कारण आता है। मेंटल स्ट्रेस क्यों? कोविड होने का जो एक भय था उसके कारण मानसिक तनाव होता है। कोविड होने के दौरान मरीज एक लंबे समय के आइसोलेशन फेज में जाता है जहां वो अपने आप को अकेला महसूस करता है, शारीरिक तौर पे वो कमज़ोर रहता है, तो तनाव और ज़्यादा बढ़ता है। इसके साथ ही कई मरीजों में ये चिंताएं रहती हैं कि हम अस्पताल के खर्चे से कैसे उभरेंगे, घर का मैनेजमेंट, इस तरीके की कई सारी तनावपूर्ण बातें। इसके साथ ही नेगेटिव न्यूज़ अबाउट कोरोना, कोविड से रिलेटेड हम नेगेटिव न्यूज़ जो मिलती रहती है वो हमें और ज़्यादा उदासीनता की ओर ले जाती है। तो मेरा सुझाव है कि आप सकारात्मकता को अपनाएं, सकारात्मकता से सोचें। आप देखें, आप कोविड पॉजिटिव हुए थे पर आप उससे बाहर आ चुके हैं। आपके साथ साथ आपके चारों तरफ देखें, कई कोविड मरीज हैं जो पूर्णतः स्वस्थ हैं। अगर हम सकारात्मक होकर सोचेंगे तो हम अपने मेंटल लेवल को नॉर्मल कर पाएंगे, मेंटल स्ट्रेस को कम कर पाएंगे, तभी हम एक नॉर्मल शारीरिक स्ट्रेंथ को अचीव कर पाएंगे। इसके साथ साथ क्योंकि लंबे समय तक आइसोलेशन फेज में रहते हैं, जो मरीज घर होम आइसोलेशन में रहते हैं वो अपनी दिनचर्या को काफ़ी हद तक डिस्टर्ब कर चुके होते हैं। तो मेरा सुझाव है आप अपनी दिनचर्या में वापस आएँ, एक नॉर्मल समय पे उठें, अपने दैनिक कार्य करें, उसके साथ अच्छा भोजन लें। भोजन ऐसा होना चाहिए जो पोषण से भरपूर हो पर पचाने में आसान हो। इसके साथ साथ अपने वाटर इनटेक को या फ्लूइड इनटेक को रेगुलेट ज़्यादा रखें, ज़्यादा मात्रा में पानी पिएं। साथ ही ध्यान या मेडिटेशन करने की एक्सरसाइजेज ज़रूर करें। कई तरीके की मेडिटेटिव एक्सरसाइजेज अवेलेबल हैं सोशल मीडिया पे, आप उनमें से किसी को भी फॉलो कर सकते हैं, पर ध्यान ज़रूर लगाएं, मेडिटेशन ज़रूर करें। साथ ही अपने वर्कआउट रूटीन को स्टार्ट करें। मेरी बताई हुई बेसिक एक्सरसाइजेज से आप स्टार्ट कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज से आप स्टार्ट कर सकते हैं। जब आप अंदर से स्वस्थ होंगे तो आपका मेंटल स्ट्रेस कम होगा। जब आपका मेंटल स्ट्रेस कम होगा तो आपकी बॉडी और हेल्दी फील करेगी और आप पूर्णतः स्वस्थ होने की पाथ पे आ जाएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरी बताई हुए सुझाव से आप अपने पोस्ट कोविड प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे और आप एक बेहतर लाइफस्टाइल में वापस आ पाएंगे। स्टे फिट, स्टे हेल्दी। थैंक यू।